हेलो दोस्तों, आप सभी को क्लिक टू लर्न में स्वागत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर का प्रश्न लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछा हुआ है। और आज का जो प्रश्न संख्या है, ये जो मॉक टेस्ट है मेरा 8 नंबर का मॉक टेस्ट है। इसके पहले हम लोग 7 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। अगर आप मॉक टेस्ट न देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा मॉक टेस्ट को। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन ऐड किया गया है। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा क्योंकि मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ। और आज का जो मॉक टेस्ट है वो BSPCL का एग्ज़ाम हुआ था। BSPHCL का एग्ज़ाम जो हुआ था, जो बिहार का बिजली विभाग का एग्ज़ाम है, ठीक। इसका भी एग्ज़ाम TCS ही कंडक्ट कराया था। इसमें जो क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होगा NTPC का, इसका लेवल दोनों का सेम रहना चाहिए। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो ग्रेजुएशन लेवल का एनटीपीसी एग्जाम हुआ था ना, उसी पर आधारित एकदम क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न था कि जो एनटीपीसी में पूछा हुआ था वो BSPCL में भी पूछा हुआ है, क्योंकि दोनों TCS ही एग्जाम कंडक्ट कराया है। अब देखिए कि जो एग्जाम TCS लिया है BSPCL का, इसी का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अंडर ग्रेजुएट वालों को भी मिलेगा, ठीक। आते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए देखिए, मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट में, यानी कि MS पावर पॉइंट में जो एक्शन बटन होता है, एक्शन बटन, ये किस टैब में होता है, ठीक है। अच्छा, टैब को मेनू भी बोला जाता है। याद रखिएगा, जो टैब है, टैब को क्या बोलते हैं? मेनू भी बोलते हैं। कोई टैब मैंने मतलब इंसर्ट मेनू, होम मेनू, लेआउट मेनू, डिजाइन मेनू ऐसे भी बोल देता है, या फिर कोई होम टैब बोलता है, डिजाइन टैब बोलता है, ऐसे भी बोल देता है, ठीक। टैब और मेनू क्या है? दोनों एक ही हैं। तो आते हैं, देखते हैं एक्शन जो बटन है किस टैब में मिलता है। तो पहला बोल रहा है होम मेनू, नहीं होम मेनू में तो नहीं मिलेगा। दूसरा इंसर्ट, हाँ इंसर्ट मेनू जो होता है, इंसर्ट टैब जो होता है, इसमें एक्शन बटन जरूर मिलेंगे। डिजाइन, डिजाइन में भी नहीं मिलेगा, ट्रांजेक्शन में नहीं मिलेगा, ठीक। अब थोड़ा सा समझेंगे कि इंसर्ट मेनू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर मैं जो लगाया हूँ, ये इंसर्ट मेनू का है, ठीक है ना। यह जो दिखाई दे रहा है कैसा है, ये इंसर्ट मेनू का पूरा ऑप्शन है, ठीक। अब आपको इन सारे ऑप्शंस के बारे में जानना होगा, तो हमारे चैनल पर जाकर उसका पूरा डिटेल्स वीडियो देखना होगा। जल्द ही इसका डिटेल्स वीडियो आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि न्यू स्लाइड किस टैब में है, किस मेनू में है, तो न्यू स्लाइड भी किस में है? इंसर्ट मेनू में है। अगर पूछेगा टेबल जो है, टेबल किस मेनू में है, तो टेबल भी किस में है? इंसर्ट मेनू में है। पिक्चर भी इंसर्ट मेनू में है। ऐसे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा। अगर मान लीजिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में, चाहे एक्सेल में, चाहे पावर पॉइंट में पिक्चर ऐड करना होगा, तो किस मेनू में जाइएगा? तो पिक्चर ऐड करने के लिए इंसर्ट मेनू में जाएंगे, और इंसर्ट मेनू में जाने के बाद में पिक्चर का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करके पिक्चर को ऐड कर लेंगे। उसी तरीके अगर शेप बनाना होगा, शेप मतलब आकार, मतलब किस टाइप का आकार चाहिए, जैसे आपको रेक्टेंगल बनाना है, या फिर आपको हो सकता है कि ट्रायंगल बनाना हो, या फिर सर्कल बनाना होगा, या फिर कोई लाइन खींचना होगा, तो ये सारे के सारे कहाँ मिलेंगे? शेप में मिलेंगे। कोई आइकन वगैरह आपको ऐड करना है, आइकन में जैसे बोल सकते हैं जो इमोजी होता है ना, इमोजी वगैरह ऐड करना होगा, तो हम आइकन से जाकर ऐड कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट भी बना सकते हैं, चार्ट भी बना सकते हैं। इन सभी का डिटेल्स आपको पता करना होगा, तो मेरे चैनल पर आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद में दो चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो इक्वेशन है और ये सिंबल है, ये किस मेनू में मिलेगा? ते भी इंसर्ट मेनू में मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपका अगला प्रश्न है कि URL का पूरा नाम क्या है। जो URL है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे। यहाँ यूनिवर्सल बोल रहा है, यूनिवर्सल नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब URL क्या होता है? तो ये जो वेबसाइट का पेज होता है ना, जो वेब पेज होता है, जो वेब पेज होता है, इसका लोकेशन बताता है, ठीक। जो URL है, वेब पेज का लोकेशन बताता है कि ये जो वेब पेज है, इसका लोकेशन क्या है, या फिर जिस वेब पेज पर है, यानी कि आप जिस वेबसाइट पर है ना, उस वेबसाइट में आप कहाँ पर हैं। जैसे हो सकता है उसका होम सेक्शन में है, या फिर उसका फॉर्मेट सेक्शन में है, या फिर हो सकता है उसका जो वैकेंट सीट होता है उस सेक्शन में है। उसका जो सेक्शन बनाया जाता है ना, तो उनमें से कौन सेक्शन में। ओवरऑल कहने का मतलब URL है ना, उसका क्या बताता है? लोकेशन बताता है, ठीक है ना। ये लोकेट करता है। इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि HTML का पूरा नाम क्या है, ठीक है। HTML का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें देख लेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपसे एग्जाम में एक एक मतलब एगो ना एगो आपसे फुल फॉर्म जरूर ही पूछेगा, ठीक है। तो आप जितने भी फुल फॉर्म होगा, सारा का सारा फुल फॉर्म याद करके जाइएगा।
आपको फुल फॉर्म चाहिए तो मेरे चैनल पर चले जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है क्लिक टू लर्न वन। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू लर्न वन, जाकर सर्च करिएगा, आपको ये लोगो दिखाई देगा, जो लोगो यहाँ लगा हुआ है। अब जाकर चैनल में ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से पीडीएफ निकाल कर पढ़ सकते हैं या फिर उसको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है कि वीपीएन, जो वीपीएन है उसका पूर्ण रूप क्या है, यानी कि वीपीएन का पूरा नाम क्या होता है। ठीक, तो वीपीएन का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, इसका पूरा नाम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क फर्स्ट ऑप्शन, तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब वीपीएन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको इंटरनेट चलाना है, बहुत सारे ऐसे देखे हुए बहुत सारे वेबसाइट्स क्या होता है जो बैन कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इंडिया में वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इसको इंडिया में बैन कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इस वेबसाइट को एक्सेस करना है तो क्या किया जाता है, जो वीपीएन जाकर वीपीएन से नेटवर्क का लोकेशन चेंज कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इंडिया का नाम इसको कहाँ का दे रहे हैं, हो सकता है यूएस का लोकेशन दे दिया है या फिर चाइना का लोकेशन दे दिया है वीपीएन से, तो फिर ये जो आपका वेबसाइट है ये एक्सेस हो जाएगा, चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ इंडिया में बैन था। हम इसका क्या करेंगे, नेटवर्क का जो लोकेशन वो चेंज कर देंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, मोबाइल में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन वगैरह होता है, या फिर हो सकता है कि कोई वेबसाइट है जो नहीं ओपन हो रहा है इंडिया में। जैसे मान लीजिए अभी टिकटॉक बंद हुआ था तो बहुत सारे लोग इंडिया में फिर भी टिकटॉक चला रहे थे, तो कैसे चला रहे थे, वीपीएन के द्वारा चला रहे थे। ठीक है, उसका जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क का लोकेशन चेंज हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है। अब वाईफाई तो आप लोग सभी लोग यूज करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को वाईफाई का पूरा नाम नहीं पता होगा। ठीक है, तो वाईफाई का जो पूरा नाम होता है, इसका होता है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जो वायरलेस फिडेलिटी होता है ये वाईफाई का पूरा नाम होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये तो जनरल वाक्य है, जनरल वर्ड से, इसको जरूर आपको ध्यान रखना होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छा, जिस क्वेश्चन पे टाइम देना होगा वहाँ मैं डिटेल्स में जाकर बताऊंगा। अब यहाँ पर तो कुछ टाइम जरूरत नहीं है ज़्यादा डिटेल्स बताने के लिए, क्योंकि फुल फॉर्म पूछा हुआ है, अब डायरेक्ट फुल फॉर्म याद कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है कि आईएसपी का पूरा नाम क्या है। तो आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इसका पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब आईएसपी कौन कौन होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन कंपनी है, तो वैसे कंपनी जो भारत में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराता है। ठीक है, जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है, लैपटॉप में इंटरनेट चल रहा है, या फिर हो सकता है आपका और भी कोई डिजिटल मशीन होगा जिससे इंटरनेट आप लोग यूज कर रहे हो, चला रहे होंगे। तो जो वो नेट है, नेट को आपके पास पहुंचाया कौन है, प्रोवाइड कौन कराया है, तो बहुत सारे इंडिया में कंपनी है जो नेट को प्रोवाइड कराती है। जैसे अभी मैं बात कर लेंगे, जैसे रिलायंस होगा, रिलायंस का जियो, तो रिलायंस ही होगा, जियो नहीं, जियो तो उसका पार्ट्स हो जाएगा, हालांकि रिलायंस लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद एयरटेल, ठीक है, उसके बाद बीएसएनएल, जैसे आइडिया वोडाफोन हो जाएगा तो आइडिया हो जाएगा। तो अन्य और भी आपको मिलेंगे जो ये सब कंपनी देखते हैं जिसका नाम से सिम आता है, ये सब क्या है, ये सब का सब आईएसपी है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि ये इंटरनेट भी उपलब्ध कराता है। ठीक है, जैसे जियो फाइबर आता है, एयरटेल का आता है, बीएसएनएल भी आता है, ये सब क्या है, एक प्रकार का आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इन्हीं लोगों ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो हम लोग इंटरनेट को क्या करते हैं, एक्सेस कर पाते हैं, चला पाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है कि एम एस एक्सेल 2010 में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइल एक्सटेंशन, ठीक है ना, फाइल एक्सटेंशन के बारे में पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 6 मंथ में एग्ज़ाम होता है, जून में इसका एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। अच्छा, यही क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में भी पूछा हुआ है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है, लेकिन आंसर दोनों का सेम था। अगर एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसका भी आंसर वही है, बीएसपीसीएल में जो पूछा है इसका भी आंसर वही है। बात करेंगे फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो प्रत्येक फाइल को, यानी कि प्रत्येक जो एप्लीकेशन होगा, सॉफ्टवेयर होगा, उन सभी को एक नाम होता है, पहचानने का एक नाम होता है। ठीक है ना, उसी को फाइल एक्सटेंशन नाम कहते हैं। जैसे शॉर्ट नाम हो जाएगा, जैसे आपको किसी और नाम से जाना जाता होगा, आपके पापा को किसी और नाम से जाना जाता होगा, यानी कि वही जो सॉफ्टवेयर हो जाएगा उसका जो शॉर्ट नेम होगा ना, उसी को एक्सटेंशन नाम बोलते हैं। जैसे आपके मोबाइल में जो भी, अपने मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन होगा ना, सबका चेक करिएगा उसका एक्सटेंशन .apk आएगा। ठीक है, अगर वहीं कंप्यूटर में जितनी भी एप्लीकेशन चलता है उसका अगर आपको एक्सटेंशन चेक करना होगा तो उसका होता है .exe। ठीक है, यानी कि ये किसका है, मोबाइल का। एपीके जो होता है ना, ये मोबाइल का होता है, एंड्रॉयड का। ये जो होता है पीसी का होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है,
उसी तरीक़ा से कुछ एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है उनके बारे में समझेंगे कि उसका एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे MS वर्ड के बारे में बात करेंगे, तो जो MS वर्ड होता है इसका .docx, ठीक है, .doc भी होता है, .doc भी होता है। कब? तो अगर 2007 की बात करेंगे तो 2007 से पहले अगर होगा तो .doc, 2007 के बाद में जब होगा तो उसमें सिर्फ क्या लग जाएगा, x लग जाएगा। उसी तरीके से बात करेंगे MS एक्सेल का, तो MS एक्सेल का होता है .xlsx, ठीक है, और यहाँ से x भी हटा देंगे, .xls भी होता है। कब? जब 2007 से पहले वाला होगा। तो उसके बाद बात करेंगे MS पावर पॉइंट का, पावर PNT, इसका होता है .pptx, ठीक है, और फिर PPT भी होता है, दोनों होता है। एक्स का वैल्यू आप लोग समझ गए होंगे कि 7 से पहले वाला होगा तो एक्स नहीं लगेगा, और x 7 के बाद वाला होगा तो एक्स लगेगा। जो ये 7 क्या है, ईयर है, सॉरी ईयर नहीं है, क्या एक प्रकार का वर्जन है, यानी कि MS ऑफिस 2007 का वर्जन है ये, ठीक। उसके बाद में और कुछ एप्लीकेशन की बात करेंगे, जैसे आप नोटपैड की बात करेंगे, तो नोटपैड को होता है .txt होता है, ठीक है। और भी अगर बात करें तो जैसे मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूँगा, जैसे मान लीजिए इमेज का होता है, इमेज का, तो इमेज में भी बहुत सारा होता है। जैसे JPG हो जाएगा, JPG, एक होता है JPEG, ठीक है, एक होता है PNG, ठीक है, और एक होता है TIFF। ये किसका है? ये सब इमेज का एक्सटेंशन हमें भी पूछता है। जैसे आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें पूछता है कि जब फोटो अपलोड करिएगा ना, पूछता है मतलब वहाँ पर लिखा होता है कंडीशन में कि मुझे JPG फॉर्मेट में चाहिए या फिर JPEG फॉर्मेट में चाहिए, तो आपको यही वाला फॉर्मेट में देना होगा, ठीक। अब आते हैं प्रश्न पर, तो ये एक्सेल पूछ रहा है। एक्सेल जो 2010 है ना, उस डॉक्यूमेंट में सेव करने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइल एक्सटेंशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो 2010 के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि 2007 के बाद वाला हो गया, यानी कि एक्स उसमें लिखा होगा। .bmp, BMP किसका होता है? तो BMP बिटमैप का होता है, ठीक है। तो बिटमैप क्या है? जैसे आप लोग कंप्यूटर में एक प्रोग्राम के नाम तो जानते होंगे, जैसे उसको बोला जाता है पेंट। ये तो सब लोग चलाए होंगे। जब फर्स्ट में कंप्यूटर आपको कोई चलाने का मतलब दिया होगा, जैसे भैया हो जाएंगे या फिर कोई कोचिंग संस्था वाला जाए कहीं सीखने जाइएगा, तो पेंट ही खोल कर देता है कि इसको थोड़ा सा माउस से चलाने के लिए सीख जाइएगा। तो अगर पेंट में कोई फाइल को सेव करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन नाम होता है .bmp होता है। .docx किसका होता है? तो MS वर्ड का होता है, मैंने लिख दिया हूँ। .xls किसका होता है? एक्सेल का होता है। एक्सेल का पूछा भी है, इसका सही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। .pptx किसका है? तो पावर पॉइंट का है, मैंने इसका भी लिख दिया हूँ। अब इसको ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर आपके एक जरूर मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से साइबर सुरक्षा, जो साइबर सुरक्षा है ना, सब साइबर सुरक्षा के मूल मापदंड क्या है, ठीक है ना, यानी कि उसका जो मूल मापदंड होता है साइबर सुरक्षा का, वो क्या क्या होता है, ठीक है। तो गोपनीयता, गोपनीयता भी होता है, अखंडता भी होता है, और जो प्रमाणिकता है ये भी होता है, ठीक है ना। यानी कि उसको गोपनीय भी रखना चाहिए, उसका अखंडता भी होना चाहिए, और उसका प्रमाणित भी होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है? साइबर सुरक्षा का मूल मापदंड होता है। तो ये ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ये जो भी है तीनों तीनों को तीनों आपको ध्यान रखना होगा, क्या है? ये साइबर सुरक्षा का मापदंड है, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऐसा देख लीजिएगा ये सब कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस यही सेम क्वेश्चन आपको आने वाला है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा किसमें? तो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम में। ये आपका अगला प्रश्न है कि ईमेल स्ट्रक्चर में, जो ईमेल स्ट्रक्चर होता है ना, ईमेल का स्ट्रक्चर होता है, उसका 4 मुख्य भाग बताइए कि 4 मुख्य भाग कौन कौन हो जाएगा। तो पहला हेडर, तो हेडर हेडर सब में है, तो आगे चलेंगे, आगे कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट भी हो जाएगा, रेफरेंस ये गलत हो गया। उसके बाद में सब्जेक्ट लाइन होगा, उसका बॉडी और सिग्नेचर, तो लिंक लिंक नहीं होता है इसमें, बॉडी सिग्नेचर है, लेकिन ऐसा डिफरेंस में तो कट गया यहाँ पर पहले ही। हेडर, सब्जेक्ट, बॉडी और इमेज भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे मुख्य 4 भाग कर रहा है, तो मुख्य रूप में क्या क्या आ जाएगा? एक हेडर हो जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट लाइन हो जाएगा, तीसरा बॉडी हो जाएगा, और चौथा सिग्नेचर हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। आप इसे जरूर याद करके रखिएगा। अब चलते अगले प्रश्न पर। ये आपका अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट शुरू करते समय, यानी कि जब आप MS पावर पॉइंट को ओपन करिएगा करते समय, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक नया ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने का सही तरीका है? यानी कि जैसे ही आप पावर पॉइंट ओपन कीजिएगा
अच्छा, पावर पॉइंट ओपन करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। आपको विंडो के साथ में आर बटन प्रेस करना है, ठीक है, प्लस आर। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उस बॉक्स में आपको सर्च करना है पावर PNT, ठीक है ना, यानी कि लिख कर ओके बटन दबा दीजिएगा, आपके सामने पावर पॉइंट खुल जाएगा, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में रहेगा तो ही खुलेगा, अगर आपके कंप्यूटर में पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर नहीं है तो नहीं खुलेगा, ठीक है। तो जब उसको खोलिएगा तो नया ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने का सही तरीका पूछ रहा है, तो उसका सही तरीका जान लेंगे ऑप्शन के द्वारा। कह रहा है कि इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, इंसर्ट टैब में जाने पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन नहीं ऐड होता है, ये गलत है। आगे कह रहा है कि व्यू टैब खोले, व्यू में सिर्फ देखने का कार्य किया जाता है, यहाँ पर से ब्लैक प्रेजेंटेशन यहाँ से भी नहीं ऐड होगा। आगे कह रहा है कि फाइल, अच्छा इस एरो का मतलब हुआ कि अगला मतलब आगे क्या करेंगे, तो फाइल के बाद में न्यू में जाएंगे, बिल्कुल सही है। अब फाइल में चले जाइएगा, फाइल के बाद में न्यू, न्यू के बाद में ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करेंगे, यानी कि वहाँ पर जैसे न्यू पर क्लिक करिएगा तो और भी आपको कुछ प्रेजेंटेशन दिखाई देंगे, जिसमें एक में लिखा होगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करिएगा तो क्रिएट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, उस क्रिएट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके जो पावर पॉइंट है उसमें एक नया प्रेजेंटेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही तरीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये नया ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करने का बिल्कुल सही तरीका है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब तो देखिए यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए अगर फाइल मेनू के बारे में आपको नहीं पता होगा, जैसे कि फाइल मेनू में कौन कौन ऑप्शन है, तो ये आप क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। तो फाइल मेनू में जाकर देख लीजिए कौन कौन ऑप्शन है। जैसे फाइल मेनू में आपको न्यू मिल जाएगा, ओपन मिल जाएगा, सेव एज, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, ठीक है, और भी सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो जाकर आपको बाकायदा अच्छे से सबको देखना होगा और ध्यान में रखना होगा कि फाइल मेनू में कौन कौन ऑप्शन है, न्यू में कौन कौन ऑप्शन है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिर्फ आपको देख लीजिएगा कि कौन कौन ऑप्शन है तो उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिफॉल्ट मेजरमेंट, डिफॉल्ट मेजरमेंट यूनिट फॉर पेज मार्जिन। अच्छा, पेज मार्जिन क्या होता है? मार्जिन मतलब हिंदी में बोले तो इसको चौथाई बोलते हैं। ये जैसे आपका पेज हो गया, अच्छा जहाँ से लिखिएगा ना यहाँ से आपको लिखने का परमिशन मिलता है, ठीक। अब ये जो एरिया दिखाई दे रहा है इधर का, यही वाला क्या है? मार्जिन है, ठीक है। यही पूछ रहे हैं जो मार्जिन है ना, आखिर मार्जिन का तो कुछ ना कुछ यूनिट होना चाहिए, जैसे फीट में है कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में है कि इंच में है कि पॉइंट में है कि मिलीमीटर में, कुछ तो होना चाहिए ना। तो वही पूछ रहा है कि जो डिफ़ॉल्ट मेजरमेंट है, डिफ़ॉल्ट का मतलब कि ऑटोमेटिक जो सिस्टम उपलब्ध कराता है, आप चेंज करके नहीं। जैसे मान लीजिए आपका इसका डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक जैसे ही आप पावर पॉइंट खोलिएगा चाहे वर्ड खोलिएगा, तो जो ये मार्जिन है, तो मार्जिन का जो यूनिट होता है ना, वो यूनिट क्या होगा, तो जो इसका यूनिट होता है वो इंच में होता है, ठीक है ना, इंच में होता है। जैसे कि आपको इधर से कितना इंच छोड़ना है, 1 इंच हो सकता है। अच्छा, इधर से भी मार्जिन होता है, दोनों तरफ मार्जिन होता है। राइट से कितना मार्जिन छोड़ना है, हो सकता है आप 0.5 छोड़े हैं, हो सकता है आप जो लेफ्ट होगा लेफ्ट से आप 1 इंच छोड़े हैं। ये सब क्या है? मार्जिन है। तो मार्जिन का यूनिट पूछ रहा है, तो मार्जिन का यूनिट किस में होता है? इंच में होता है, डिफॉल्ट रूप से इंच में होता है। हाँ, अब आप चाहते हैं कि हम चेंज करने के लिए, आप सेंटीमीटर में चाहते हैं तो सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, मिलीमीटर में चाहते हैं तो मिलीमीटर में कर सकते हैं, बट जो सिस्टम उपलब्ध कराता है वो आपको इंच में ही उपलब्ध कराता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपका अगला प्रश्न है। अच्छा, और एक बात कर लेंगे इस पर कि जो मार्जिन है ये किस मेनू में मिलेगा, तो मार्जिन जो होगा पेज लेआउट मेनू में मिलेगा, पेज लेआउट मेनू में मिलेगा मार्जिन, ठीक। वहाँ से जाकर सेट कर सकते हैं। ये रहेगा अगला प्रश्न है कि व्हाट मेंटेनेंस द सिस्टम रिसोर्स एंड गिव द पाथ फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए जो पाथ उपलब्ध कराता है उनमें से कौन है, ठीक है, इनमें से कौन है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए लोकेशन बताता है, ठीक है ना, सिस्टम का रिसोर्स बताता है। इन सारे ऑप्शंस में कौन हो जाएगा? टास्क मैनेजर? नहीं, टास्क मैनेजर नहीं होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, यही सारे एप्लीकेशन को मैनेज करता है, ठीक है, किसको कहाँ पाथ देना है, ठीक है। ऐसे तो आपको मैं बता दूँ कि जितने भी एप्लीकेशन होगा, जितने भी एप्लीकेशन को रन करिएगा, सबका सब सी ड्राइव से रन होता है, सबका सब सी ड्राइव से रन होता है। आप चाहिएगा तो इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जब सी ड्राइव से रन होता है ना, तो इस सभी का लोकेशन जो होता है, जो पाथ होता है, कौन डिफाइन करता है? तो ये सारा का सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर डिफाइन करता है, ठीक है। टास्क मैनेजर का काम क्या है? आपके एप्लीकेशन, जैसे आपके कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन खुला है ना, उन सभी का लिस्ट प्रदर्शित करता है कौन? टास्क मैनेजर अपने प्रदर्शित करता है। इसका खोलने के लिए शॉर्टकट तरीका है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट बटन, ठीक है। ये टास्क मैनेजर ओपन करने का शॉर्टकट तरीका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर।
आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि MS एक्सेल में डेटा सॉर्ट करते समय डेटा को सॉर्ट करना है, ठीक है। कौन सॉर्ट? तो SORT वाला, ठीक है। इस सॉर्ट से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य बताना है कि कौन सा सत्य है। इनमें से चार में से तीन जो होगा सत्य होगा और एक सत्य होगा। तो आते हैं देखते हैं, करें डेटा सॉर्ट करते समय MS एक्सेल स्वचालित रूप से डेटा सेट में रिक्त सेल, जो खाली सेल होगा ना, उसको अनदेखा कर देता है, नहीं अनदेखा नहीं करता है, ठीक है। शॉर्ट में उसको A to Z, Z to A कर सकते हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। अब खाली सेल को इग्नोर नहीं करता है ये। आगे करें, जो MS एक्सेल है, एक कलम का चयन करके डेटा सॉर्ट किया जा सकता है। हाँ, अच्छा, एक कलम किसको बोलेंगे? तो इस लाइन को कलम बोलते हैं। आप अगर एक्सेल पे काम किए होंगे तो देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे आपको मिलेगा उसमें। ये जो खड़ा वाला लाइन दिख रहा होगा ना, ये क्या है? कलम है। तो इस कलम में जितनी भी डेटा होगा, इसको सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं हम लोग? सॉर्ट कर सकते हैं। तो MS एक्सेल में एक कलम की बात कर रहे हैं, एक कलम का चयन करके डेटा सॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई यूजर कई मानदंडों, जैसे कि उसको अन्य अपने अनुसार डेटा को सॉर्ट करना होगा, सॉर्ट करना चाहता है, तो उसे कस्टम सॉर्ट का विकल्प का चयन करना होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि उसमें लिखा होगा, जैसे सॉर्ट में जाइएगा तो लिखता है A to Z, ठीक है, और आपको एक मिलेगा Z to A। अगर इस विकल्प के अलावा आपको अन्य कोई विकल्प करना होगा, अन्य कोई विकल्प से डेटा को सॉर्ट करना होगा, तो आपको कस्टम सॉर्ट में जाना होगा। कस्टम सॉर्ट में बहुत सारे ऑप्शंस दिया रहेगा, उस ऑप्शन से डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपका अगला प्रश्न है कि सीसी फील्ड, जो सीसी फील्ड है ना, का पूर्ण रूप क्या है? अच्छा, ये किससे रिलेटेड है? ये ईमेल से रिलेटेड है। यानी कि ईमेल में सीसी भी होता है और एक ऑप्शन होता है BCC, ठीक है। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है और BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। थोड़ा सा समझेंगे सीसी के बारे में। जैसे आपके पास 100 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं किसी कंपनी में, चाहे कोई ऑफिस में, 100 व्यक्ति कार्य करते हैं, 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है। अब इन 100 एम्प्लॉय के पास आपको मैसेज भेजना होगा, और 100 एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि ये मैसेज इतने इतने व्यक्ति के पास, इनके पास, इनके पास, इनके पास भी गया है, ठीक है। जैसे आपको 11 बजे मीटिंग बुलाना है, तो सबको बुलाना पड़ेगा मीटिंग में। तो सबको मीटिंग में बुलाने के लिए आपको मैसेज करना होगा। अच्छा, जब भी सरकारी काम होता है ना, तो वहाँ से ईमेल से ही मैसेज भेजा जाता है, ना कि आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर टेलीग्राम कर दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो ऑफिस होगा या फिर जो कंपनी होगा, उसका ऑथोराइज्ड ईमेल होता है, उसी ईमेल से आपको मेल को सेंड करना होता है, ठीक है। तो सीसी में क्या करेंगे, जितने व्यक्ति के पास भेजना होगा ना, सबका ईमेल आईडी सीसी में लिख देंगे। जैसे इसके ऊपर टू रहता है, अगर कोई सिंगल व्यक्ति के पास भेजना है तो टू में उसका ईमेल आईडी डालकर भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 100 व्यक्ति के पास भेजना है, तो 100 व्यक्ति का जो सीसी होगा ना, सीसी में सबका ईमेल आईडी टाइप कर लेंगे, ठीक है। और सीसी में भेजने का फ़ायदा क्या होता है ना, कि सीसी में सभी व्यक्ति, जैसे 100 व्यक्ति है ना, 100 व्यक्ति को पता चल जाएगा कि ईमेल किसको किसको भेजा गया है। जैसे मान लीजिए 100 व्यक्ति में एक राम है, एक श्याम है, ठीक है, एक मान लीजिए मनोज है। तो मनोज को भी पता है कि ये ईमेल श्याम को भी भेजा गया है, राम को भी भेजा गया है। राम को भी पता है कि ये ईमेल श्याम को भी भेजा गया है और मनोज को भी भेजा गया, मतलब सबको आपस में पता चल जाएगा कि ईमेल इसको इसको भेजा गया है। सीसी का मतलब ये हुआ, ठीक है। वहीं बात करेंगे BCC का, इसी के नीचे मिलेगा BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर ब्लाइंड कार्बन कॉपी में किसी का, जैसे यहाँ पर मैं किसी का नाम लिख दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए राजा कोई व्यक्ति है, ठीक है ना। तो अगर इसको हम नाम BCC में लिख दिया है, तो जितने भी 100 व्यक्ति है सीसी में, इन सभी को नहीं पता चलेगा कि ये मैसेज राजा को भी भेजा गया है, ठीक है ना। यानी कि जो BCC में जिसको हम डालकर भेजेंगे, सीसी वाले को नहीं पता चलेगा, ठीक। अब आप BCC और CC अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला कह रहा है कि कॉन्फिडेंटियल कॉपी, नहीं, इसका होता है क्या? कार्बन कॉपी होता है। ये तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर कंटेंट कॉपी, ये भी गलत है। कार्बन कॉपी, हाँ ये तो है। क्लोज कॉपी, ये गलत है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर कार्बन कॉपी। और कार्बन कॉपी के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। कह रहा है कि और इसका उपयोग ईमेल की एक कॉपी को विजिबल अतिरिक्त सभी रेसिपिएंट्स, यानी कि सभी जितने भी रेसिपिएंट्स होंगे, जितने भी कैंडिडेट होंगे, भेजने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है कि यदि किसी उपयोगकर्ता ने किसी शब्द को अपने इच्छित तरीके से सही ढंग से लिखा है, यानी कि अपने इच्छा के अनुसार उसे सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है, फिर भी MS वर्ड शब्दों को गलत वर्तनी के रूप में चिन्हित कर रहा है। अच्छा, MS वर्ड की एक खासियत है, जैसे मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट लिखे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐड लिखे हैं, ठीक है ना। तो ऐड के नीचे यहाँ पर रेड दिखा गया। तो रेड दिखाने का मतलब कि ये स्पेलिंग एरर है, ठीक है ना, ये स्पेलिंग एरर दिखाता है। हो सकता है कि ब्लू दिखाए, इसके नीचे ब्लू दिखा रहा है, इन दोनों के नीचे ब्लू दिखा रहा है, ठीक है। ये किसका इमेज है? ये ग्रामर का है। अगर ग्रामर एरर रहेगा तो ब्लू लाइन आएगा, और रेड आएगा तो स्पेलिंग एरर आएगा, ठीक है ना।
यानी कि स्पेलिंग गलत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका नाम मान लीजिए उसका नाम सूरज है, ठीक है। अब सूरज तो सही लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी सूरज के नीचे कैसा लाइन आएगा, तो इसके नीचे रेड लाइन आ जाएगा। इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। यानी कि यही कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है जो अपने इच्छा अनुसार सही ढंग से लिखा है, लेकिन फिर भी एम एस उसको गलत वर्तनी में दिखा रहा है, फिर भी गलत बता रहा है, तो इसको कैसे सही करेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए सूरज, तो सूरज के बारे में नहीं समझता है वो। सूरज मान लीजिए हो सकता है किसी व्यक्ति के नाम होगा, अगर यही सूरज के बारे में SUN लिखिएगा तो इसको सही लिखेगा, ठीक है ना। सन, सन मतलब क्या होता है, सूरज होता है, तो इसको सही बताएगा, इसके नीचे रेड लाइन नहीं लाएगा। लेकिन जैसे ही ये रेड लाइन आएगा इस सूरज के नीचे, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यही जो वर्तनी को सुधारना है, ये जो रेड लाइन आ रहा है नीचे को सुधारना है, यानी कि रेड लाइन नहीं आना चाहिए। तो इसी वर्ड पे राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है डिक्शनरी का, उस डिक्शनरी पर जैसे ही क्लिक करिएगा, ये जो रेड लाइन है ना, रेड लाइन हट जाएगा, ठीक है। जो रेड लाइन है, रेड लाइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये रेड लाइन यहाँ से नहीं आएगा, बिल्कुल सूरज लेकर आ जाएगा। अब आप इसे समझ गए होंगे। तो आते हैं ऐड रिस्पेक्ट, जो रिपोजिटरी है ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऐड टू बुक ये भी नहीं होगा। डिक्शनरी 4 नंबर में है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐड टू डिक्शनरी करिएगा तो रेड लाइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है कि इनपुट और आउटपुट, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों को बताना है कि कौन सत्य है। पहला कह रहा है कि मॉडेम केवल आउटपुट डिवाइस है, गलत है। मॉडेम जो होता है इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, दोनों होता है। उसके बाद बार कोड रीडर एक आउटपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर जो होता है गलत है, आउटपुट डिवाइस नहीं होता, इनपुट डिवाइस होता है। आगे बात करेंगे प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस है, भी गलत है। प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं होता, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। प्लॉटर जैसे कि आप प्रिंटर अगर देखे होंगे तो प्रिंटर का जैसा ही होता है प्लॉटर, तो प्रिंटर जैसा आउटपुट डिवाइस उसी तरीके से प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन केवल इनपुट डिवाइस है, भी गलत है। टच स्क्रीन दोनों है, इनपुट और आउटपुट दोनों है, यानी कि उस पर टच करिएगा तो इनपुट का काम करेगा, लेकिन टच करने के बाद में जैसे ही आपका डिस्प्ले पे जो दिखाई देगा वो आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। तो ये दोनों हो जाएगा। आगे करेगा माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, हाँ तो माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। आगे करेगा प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है। इसका सही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है कि एम एस वर्ड 2019 वर्जन का नाम है, ठीक है। टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर में अलाइन करने और टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि आपको बताना है लेफ्ट अलाइन करने के लिए कौन सा कमांड होगा, राइट के लिए कौन होगा, लेफ्ट के लिए सॉरी सेंटर के लिए कौन होगा, और जस्टिफाई के लिए क्या होगा, ठीक है। तो लेफ्ट के लिए होता है, इसमें सिर्फ आपको एक ही याद करना होगा। लेफ्ट के लिए L, राइट के लिए R होता है, कंट्रोल प्लस R, ठीक है। सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस E होता है, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस J होता है, ठीक है। अब इसके अनुसार देख लेंगे कौन ऑप्शन सही है। कह रहा है कि टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना अल्ट प्लस L। अल्ट तो होगा नहीं, देखिए किसी में मैंने अल्ट नहीं है, तो अल्ट वाला जितना वो से काटिए पहले। ये भी अल्ट है, इसे इंसर्ट, इंसर्ट भी नहीं होगा, शिफ्ट, शिफ्ट भी नहीं होगा। बाकी बच्चा बस एक ही वाला ऑप्शन नंबर 4। यानी कि लेफ्ट को अलाइन करने के लिए देखिए कंट्रोल L लिखा हुआ है, राइट अलाइन करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल R लिखा हुआ है, और टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए कंट्रोल E लिखा हुआ है, और जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल J लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न है, कह रहा है कि व्हाट इज ए कॉमन इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस ऑन सिस्टम। यानी कि जो कंप्यूटर वायरस है वो कंप्यूटर सिस्टम पर कॉमन इम्पैक्ट क्या डालता है, यानी कॉमन इम्पैक्ट जो होगा क्या प्रभाव डालेगा, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसको ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। अच्छा पहले थोड़ा सा वायरस के बारे में जानेंगे। वायरस क्या है, तो ये वायरस जो बायोलॉजी वाला होता है वो वाला वायरस नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है, एप्लीकेशन है, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये किस लिए बनाया गया है, तो कंप्यूटर को नुकसान करने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर है सबको पता है कि सॉफ्टवेयर कोई ना कोई बनाया ही होगा, तो सॉफ्टवेयर भी, ये जो वायरस नाम का सॉफ्टवेयर है इसे भी बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, और ये कंप्यूटर को नुकसान करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब इसको जब डिटेल्स वीडियो मेरा देखिएगा तो उसमें पता चलेगा, मैं बिल्कुल ही अच्छे से बताया हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में, कि वायरस के बारे में, कि वायरस क्या है, क्यों बनाया गया है, बनाने के लिए रीजन क्या है, और सबसे ज़्यादा किसे अटैक करता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन के द्वारा। कह रहा है कि इम्प्रूव्ड सिस्टम परफॉर्मेंस। अब बताइए, जो वायरस है ये तो कंप्यूटर को नुकसान करने के लिए बनाया गया है, तो कभी भी सिस्टम का जो परफॉर्मेंस उसे इम्प्रूव करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये गलत हो जाएगा।
आगे कह रहा है कि इंक्रीज सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी बढ़ाएगा, ये नहीं, सिक्योरिटी को तो कमज़ोर करेगा, ये भी गलत है। आगे कह रहा है कि अनऑथोराइज्ड डेटा एक्सेस टू करप्शन, हाँ, जो अनऑथोराइज्ड डेटा है ना उसको एक्सेस करता है, जो अननेसेसरी डेटा होगा उसे एक्सेस करेगा, या फिर जो भी डेटा होगा उसे करप्ट कर देता है, यानी कि उसे डिलीट कर देता है। इसका सही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसी ईमेल में निर्दिष्ट तिथि आसपास के टाइम विंडो को चुनने का उद्देश्य क्या है, यानी कि ईमेल आईडी के बारे में बात करेगा। अगर कोई ईमेल आईडी है उसमें से कोई निर्धारित तिथि चूज करेंगे तो उसके आसपास के टाइम विंडो में क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर उसे चुनने का उद्देश्य क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है फर्स्ट नंबर के अवांछित ईमेल को फिल्टर करना। अच्छा, फिल्टर करने के लिए डेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं, गलत है। प्रेषक यानी जो सेंडर है उसके अनुसार ईमेल को वर्गीकृत करना, नहीं, ये भी गलत है। आगे कह रहा है कि आवश्यकता के आधार पर ईमेल को प्राथमिकता देना। आवश्यकता के आधार पर अगर ईमेल को प्राथमिकता देना होगा तो डेट चूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। आगे कह रहा है कि एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर प्राप्त ईमेल को समूहीकृत करना। हाँ, अगर हम कोई डेट देकर डेटा को निकालते हैं, ईमेल आईडी को निकालते हैं, तो क्या करें कि विशिष्ट समय सीमा के अंदर, जैसे हमारे जो 18 तारीख डेट चाहिए, मुझे हो सकता है 22 तारीख वाला ईमेल आईडी चाहिए, यानी कि जो भी उसके अंदर जो मतलब 18 तारीख का जितने भी ईमेल आईडी आया होगा सबको हम समूहीकृत कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि जो वेब यूआरएल है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अच्छा, लोकेटर मतलब आपको पता चल गया होगा कि लोकेशन बताएगा, ठीक है। तो वेबसाइट पे जो भी वेब पेज होता है, वेब पेज का क्या बताता है, उसका लोकेशन बताता है, उसको लोकेट करता है, ठीक है। आते हैं कह रहा है कि यूजर की पोजीशन पता लगाने के लिए, पोजीशन नहीं पता लगाएगा, पोजीशन पता लगाएगा बट यूजर का नहीं पता लगाएगा, ठीक है ना। वेबसाइट के पेज को बताता है ये। इंटरनेट पर किसी, अच्छा ये तो गलत मैं कर दे रहा हूँ, इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता निर्दिष्ट करना। हाँ, इंटरनेट पर जो भी संसाधन होगा उसका पता बताता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे आगे भी ऑप्शन देख लेंगे। वेब ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करना, एनक्रिप्ट थोड़े ना कर सकते यूआरएल। आगे कह रहा है कि वेबसाइट के एक प्रकार की पहचान करना, पहचान भी नहीं करता ये, ठीक है। इसका काम का है, पता बताता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपका अगला प्रश्न है कि टूलबार में कौन सा टैब आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इमेज डालने की सुविधा उपलब्ध कराता है। मैंने लगभग ये 4-5 नंबर के क्वेश्चन में मैंने कराया था, जब मैं बता रहा था कि इंसर्ट मेनू में कौन कौन सा ऑप्शन है। उसमें मैंने आपको एक ऑप्शन से भी बताया था कि आपसे पूछ सकता है कि पावर पॉइंट या फिर वर्ड में या फिर एक्सेल में अगर आपको इमेज डालना होगा तो किस मेनू में जाएंगे। तो बस यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इमेज डालने के लिए किस मेनू में जाएंगे, उसके लिए सुविधा क्या है। तो स्लाइड शो गलती है, होम मेनू भी नहीं मिलेगा, डिजाइन मेनू भी नहीं मिलेगा, आपको पता चल गया होगा। इंसर्ट मेनू मिलेगा और मैंने इंसर्ट मेनू का सारे ऑप्शंस भी दिखा दिया हूँ, ठीक है। अब चलता है अगले प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न है कि अन्य प्रकार के वायरसों की तुलना में जो पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस का प्राथमिक विशिष्ट विशेषता क्या है। जो पॉलीमॉर्फिक वायरस है, वायरस तो बहुत प्रकार का होगा, लेकिन उनमें से जो पॉलीमॉर्फिक वायरस है ना, इसका उद्देश्य क्या है या फिर इसका विशेषता क्या है, ठीक है। तो जो ये वायरस है पॉलीमॉर्फिक, ये क्या करता है, अपने की को, जो इसका जो कोडिंग होता है ना उसको एनक्रिप्ट कर लेता है, अपने कोडिंग को फिर से क्या करता है, चेंज कर लेता है, ठीक है। आप लोग सुने होंगे कोरोना वायरस जब आया था तो क्या करता था, वो अपने आप को, अपने डीएनए को क्या कर लेता था, चेंज कर लेता था। चेंज करने के बाद में उसका बहुत सारे वेरिएंट बन जाता था, डेल्टा वेरिएंट और कौन कौन सा वेरिएंट बहुत सारा आया था। उसी तरीके से जो पॉलीमॉर्फिक वायरस है ये भी करता है, क्या करता है, समय के अनुसार अपने जो कोडिंग होगा ना, कोडिंग को चेंज कर लेता है, स्वयं इनक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन की तरह देखेंगे कि यह केवल एग्जीक्यूटेबल फाइलों को इम्पेक्ट करता है, नहीं, गलत है। आगे कर रहा है कि यह बार बार अपनी प्रतिकृति बनाते समय, अपना मतलब प्रतिकृति कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए एक आपके सिस्टम में वायरस आ गया तो धीरे 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 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो वही प्रतिकृति मतलब कॉपी बनाते समय कह रहा है विभिन्न कुंजियों के साथ स्वयं को इनक्रिप्ट कर लेता है। हाँ, अपना कोडिंग स्वयं क्या कर लेता है, ये चेंज कर लेता है। इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा ये वायरस है, तो पॉलीमॉर्फिक वायरस है। अब चलते अगले प्रश्न पर कि एम एस एक्सेल 2021 में प्रत्येक पेज पर रो और कॉलम या हेडर को प्रिंट करने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो प्रिंट करने की प्रक्रिया पूछ रहा है, किसको किसको, अगर मान लीजिए ये आपका एक्सेल हो गया। अच्छा, एक्सेल में कोई डेटा अगर लिख कर प्रिंट करिएगा, ये जो मैंने लाइन खींच रहा हूँ ना, ये लाइन प्रिंट में नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये लाइन लाना होगा। इसी लाइन को, इस लाइन को रो बोलते हैं, इस लाइन को कॉलम बोलते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाला जो एरिया मिलेगा उसको हेडर बोलते हैं।
तो वहीं कह रहा है कि आपको रो और कॉलम और हेडर को प्रिंट करना होगा। हेडर में जैसे ABCD, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D लिखा होता है, नीचे 1 2 3 लिखा होता है, ये भी क्या है, एक ही हेडिंग है, ठीक है ना। तो इन सभी को प्रिंट करना होगा, तो क्या करेंगे, आइए ऑप्शन के द्वारा देखते हैं। कह रहा है कि पेज लेआउट में जाएंगे, बिल्कुल है, जाएंगे। उसके बाद हम प्रिंट एरिया, हाँ प्रिंट एरिया पे जाएंगे। उसके बाद कह रहा है सेट रिपीटिंग रो, उसमें सेट रिपीटिंग रो का नाम का कोई ऑप्शन नहीं है, प्रिंट एरिया के बाद में कोई नहीं है, गलत है। व्यू में तो जाएंगे नहीं, फाइल में जाएंगे नहीं, ठीक है। आगे कह रहा है कि पेज लेआउट में चला जाइएगा, ठीक है। पेज सेटअप, हाँ पेज सेटअप में भी चले जाएंगे। उसके बाद हम प्रिंट टाइटल, प्रिंट टाइटल में भी चले जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि रो कॉलम को रिपीट करना, अब बिल्कुल सही है। यानी कि पहले पेज लेआउट में जाएंगे, उसके बाद में पेज सेटअप में चले जाएंगे। पेज सेटअप एक एरिया होता है, ठीक है ना। जैसे इसके नीचे पेज सेटअप लिखा रहेगा, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो उसी पेज सेटअप के ऑप्शन में जाएंगे, तो यहीं पर कहीं मिलेगा वो प्रिंट टाइटल, और प्रिंट टाइटल के पे क्लिक करिएगा तो उसमें ऑप्शन मिलेगा रो या कॉलम को रिपीट करना, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करिएगा, अब आपके जब प्रिंट करिएगा डॉक्यूमेंट को, तो उसमें रो और कॉलम और हेडर भी प्रिंट आने लगेगा, ठीक है। अब चलते अगले प्रश्न पर। चलिए, प्रश्न खत्म हो गया यहीं पर। अब बात करेंगे थोड़ा सा आप लोगों से, ये जो क्वेश्चन मैंने कराया था, आप ध्यान दीजिएगा कि अभी TCS का क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो कृपया आप मेरा मॉक टेस्ट रोज़ देखा करिए, क्योंकि मैं अब TCS के जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025 का, सबका सब कराऊंगा, और ये बहुत ही संभावना बनता है अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में पूछने के लिए। अच्छा चलिए, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा अगर मान लीजिए मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले मॉक टेस्ट में।